हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग वंस अगेन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 4 शुरू किया है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट्स किए हैं। सबसे पहले तो हमने ये जाना था कि मुग़ल थे कौन, कहाँ से आए थे, वंशज किसके थे। उसके बाद हमने उनके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में देखा था कि बाबर ने किस तरह से पानीपत के युद्ध के दौरान क्या कुछ किया था, किसे हराया था। फिर हमने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा था। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर। तो उसको आपने शॉर्ट नोट्स फटाफट से अपनी नोटबुक में बना लेने। जैसे जैसे आप वीडियो देखते हो, चाहे तो वीडियो को बीच में पॉज कर लिया करो या दोबारा से पूरी वीडियो देखकर एक शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि बाबर में हमने क्या पढ़ा था, पानीपत का युद्ध पढ़ा था, उसने राणा सांगा को हराया था। वैसे ही हमने हुमायूं में मिर्ज़ा कामरान के बारे में पढ़ा था, 1539 1540 में क्या हुआ था। फिर अकबर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसका जो टाइम पीरियड था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। इस तरह से एक शॉर्ट नोट्स बनाया करो छोटे छोटे, सो दैट पूरा चैप्टर तो पढ़ना बार बार मुश्किल होता है। शॉर्ट नोट्स हो, यू कैन ईजिली रिमेंबर। चलिए तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं जहांगीर से। जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जहांगीर जो थे उनका असली नाम सलीम था, जो राजकुमार सलीम थे ये, और अकबर के बेटे थे। जहांगीर जो इनका नाम पड़ा ये इन्होंने खुद से रखा था जहांगीर नाम, क्योंकि इनको ये कहते थे कि जहांगीर का मतलब जिसने वर्ल्ड पर कॉन्कर कर लिया, यानी कि पूरी दुनिया का जो राजा हो उसको जहांगीर कहते हैं। सो ही केप्ट हिज नेम बाय हिमसेल्फ। अब क्या था कि जैसे अकबर अपनी एक्सपैंड कर रहा था, अपनी जो एम्पायर थी उसको, साम्राज्य को बढ़ाते जा रहा था, उसके लिए सैन्य अभियान चलाए हुए थे, जगह जगह ऑक्यूपाई कर रहा था। तो उसी तरह से जहांगीर ने भी उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। सैनिक अभियान जो थे वो आगे आगे बढ़ते रहे ताकि वो अलग अलग इलाकों को ऑक्यूपाई कर सके। तो उसी समय मेवाड़ के जो सिसोदिया शासक थे अमर सिंह, उन्होंने भी मुग़लों की जो सेवा थी उसको स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने सिखों को अहोम और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए, लेकिन उस अभियान में वो सफल नहीं रह पाए। अब क्या था, जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि जहांगीर जो थे वो अकबर के बेटे थे, और अकबर की जो लास्ट डेज थे उसमें जहांगीर अपने पिता के साथ ही झगड़ पड़े थे, है ना, सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में। अब जैसा कि हम जानते हैं ना कि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें मिलता है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिली कि जहांगीर के भी जो लास्ट डेज थे उसमें उसी के बेटे यानी कि शाहजहां का भी असली नाम राजकुमार खुर्रम है। तो राजकुमार जो खुर्रम है, जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी अपने पिता यानी कि जहांगीर के खिलाफ युद्ध करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब क्या था कि जहांगीर की बहुत सारी पत्नियां थी, नूरजहां भी उनमें से एक थी, और नूरजहां शाहजहां की रियल मदर नहीं थी, है ना। तो नूरजहां ने बहुत कोशिश करी कि शाहजहां के जो इस तरह के ये जो विद्रोह कर रहा है इसको रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। शी वॉज अनसक्सेसफुल फॉर दैट। अब 1627 में जब जहांगीर नहीं रहे तो उसके बाद गद्दी संभाली शाहजहां, यानी कि उन्हीं के बेटे शाहजहां ने। अब शाहजहां ने भी 1627 से लेकर 1658 तक रूल किया, और जैसे मैंने आपको बताया शाहजहां का असली नाम राजकुमार खुर्रम था। तो दक्कन में उन्होंने अभियान जारी रखा, यानी अभियान वो इसलिए जारी रखते थे सभी सम्राट उस समय, क्योंकि वो अपनी साम्राज्य को एक्सपैंड कर सके, बढ़ा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो अपनी साम्राज्य में ले सके। अब उस समय जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पर एक आपको नाम दिया है खान जहान लोदी। अब ये खान जहान लोदी कौन थे? जहांगीर जिस समय राजा थे तो उन्होंने साउथ इंडिया ने, दक्षिण भारत का जो दक्कन का जो इलाका था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी खान जहान लोदी को। वही उस इलाके का देखभाल करते थे। लेकिन जब खान जहान लोदी ने देखा कि शाहजहां अपने ही पिता जहांगीर के साथ विद्रोह कर रहे हैं और ठीक से उनके साथ बर्ताव नहीं किया, तो उनका कहीं ना कहीं एक खिलाफ हो गए वो शाहजहां के, और उन्होंने विद्रोह कर दिया शाहजहां के अगेंस्ट। लेकिन उसमें वो हार गए और शाहजहां उस पर जीत गए, क्योंकि नेचुरली शाहजहां तो राजा थे तो उन्होंने जीतना ही था। अब क्या था, अहमदनगर के विरुद्ध भी उन्होंने अभियान शुरू कर दिया, और उस अभियान में बुंदेलों की हार हुई, और ओरछा आपको जगह का नाम है ओरछा, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। फिर उन्होंने क्या किया, उज़्बेकों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। उज़्बेक मैंने आपको बताया था, अब आप खुद याद करेंगे कि उज़्बेक कौन थे उज़्बेक? मंगोल जो उज़्बेकिस्तान में सेटल हुए थे वो उज़्बेक थे। तो उज़्बेकों के खिलाफ भी हमला कर दिया, और किस लिए किया? बल्ख को अपने कब्जे में करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो हार गए।
अब जब वो हार गए तो कंधार जो था वो चला गया किसके हाथ में? सफ़ाविदों के हाथ में। आपको याद होगा सफ़ाविद, मैंने आपको पहले भी बताया था। सफ़ाविद कौन थे? जिससे हुमायूं ने सपोर्ट ली थी। जब हुमायूं को दिल्ली से राज्य छोड़ना पड़ा था तो उन्होंने सफ़ाविद की मदद ली थी ना। सफ़ाविद शाह हमने पिछले वीडियो में देखा था, आप पिछले पेज पर भी देख सकते हो। जब हुमायूं ने सफ़ाविद की मदद ली थी और 1555 में दोबारा से दिल्ली को हासिल किया था। तो वही सफ़ाविद हैं जिनकी हिस्से में ये कंधार चला गया था। अब 1632 में क्या हुआ? अहमदनगर भी मुग़लों के ही राज्य में मिल गया। तो धीरे धीरे हमने देखा किस तरह से मुग़ल जो थे अपनी एम्पायर को बहुत बढ़ा रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे। अब 1657 और 58 के बीच में क्या हुआ? शाहजहाँ के 4 बेटे थे, तो उनमें आपस में झगड़ा शुरू हुआ कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा। बहुत प्रॉपर्टी के लिए उस समय लोगों में बहुत झगड़ा होता था। लेकिन अब क्या था, 4 बेटों में से जो औरंगज़ेब था वो सबसे खतरनाक था। और वो जिस तरह हमने चंगेज़ खान के बारे में सुना था, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक उसी के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा था। यानी कि ये सही पाथ को फॉलो नहीं करता था, ये किसी भी एक्सटेंट तक चला जाता था। तो इसने क्या किया, दारा शिको इसी का भाई था और 3 भाई और भी थे। तो दारा शिको को और उसके जो 3 भाई थे उन सभी को मार डाला, सिर्फ किस लिए? प्रॉपर्टी के चक्कर में। और जो उसके अपने पिता थे शाहजहाँ, उनको जेल के अंदर डाल दिया और आगरा की जेल में कैद कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि औरंगज़ेब अभी गद्दी पर नहीं आए हैं, गद्दी पर आने से पहले ही उन्होंने किस तरह के काम शुरू कर दिए। तो इसी से आइडिया लगाओ आप कि जब वो गद्दी पर आए थे तो उन्होंने क्या कुछ कर दिया होगा। तो चलिए देखते हैं अब औरंगज़ेब ने क्या किया। औरंगज़ेब ने 1658 में गद्दी संभाली। अब 1658 से लेकर 1707 तक इन्होंने मुग़ल साम्राज्य के ये राजा रहे। जैसे ही इन्होंने गद्दी संभाली तो 1663 में उत्तर पूर्व, जो इंडिया का उत्तर पूर्वी हिस्सा था, वहाँ पर अहोम जो थे उनको इन्होंने सबसे पहले तो हरा दिया। लेकिन जब उनको हराया तो वो भी ऐसे चुपचाप नहीं बैठ गए। 1680 में उन्होंने दोबारा से विद्रोह कर दिया इनके ऊपर। तो यानी कि औरंगज़ेब जो थे ना, वो हमेशा ही इस तरह के विद्रोहों में रहे हैं। उत्तर पश्चिमी में जो इलाका था वहाँ पर यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध इन्होंने फिर से अभियान शुरू कर दिया और थोड़े समय के लिए सफल तो हुए, लेकिन फिर दोबारा से इन पे फिर से हमला कर दिया उन्होंने। इसके बाद मेवाड़ के जो राठौर राजपूत थे उन्होंने मुग़लों के खिलाफ फिर से विद्रोह कर दिया। तो यानी औरंगज़ेब के समय में समय पर वो विद्रोहों में ही रहे। आप देख रहे हैं कि वो शुरू से अपने भाइयों, अपने पिता के साथ भी उन्होंने विद्रोह ही किया, तो आगे तक भी वो ऐसे ही चलता रहा। अब औरंगज़ेब ने क्या किया कि औरंगज़ेब ने अगला जो हमला था वो किया मराठा के बहुत ग्रेट रूलर थे शिवाजी। आपने नाम ज़रूर सुना होगा, है ना। हम अगले चैप्टर्स में उनके बारे में पढ़ेंगे भी। ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट रूलर और औरंगज़ेब ने उन पर भी हमला करना शुरू कर दिया, उनको तंग करना शुरू कर दिया। अब क्या था कि धीरे धीरे पहले वो सफल भी रहे औरंगज़ेब, और शिवाजी को उन्होंने कैद खाने में बंद कर दिया। आगरा में जो एक जेल था वहाँ पर उनको बंद कर दिया। लेकिन ये जो शिवाजी थे वो किसी तरह से वहाँ से भाग निकले और उन्होंने दोबारा से मुग़लों के खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया। अब इस अभियान में क्या था कि अकबर यानी कि राजकुमार अकबर, अब ये वही वाले अकबर नहीं है जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था जो कि हुमायूं के बेटे थे, वो नहीं है। यहाँ पे औरंगज़ेब जो थे उन्होंने भी अपने बेटे का नाम राजकुमार अकबर ही रखा था। अब जैसा कि हम पहले भी देखते हैं जहांगीर के बारे में, शाहजहाँ के बारे में, कि वो सब अपने अपने पिता के साथ झगड़ते थे, तो यहाँ भी वही हुआ। जो राजकुमार अकबर थे औरंगज़ेब के बेटे, उन्होंने भी अपने पिता के ही खिलाफ शुरू कर दिया विद्रोह, जिसमें क्या हुआ, मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। सहयोग तो मिलना ही था क्योंकि इन्होंने मराठा रूलर जो शिवाजी थे उनके खिलाफ भी और दक्कन की सल्तनत के खिलाफ भी हमेशा से ही विद्रोह रखा था। तो ये सब हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ कि अकबर ने, यहाँ पर भी वो शांत नहीं हुए औरंगज़ेब। अकबर के विद्रोह के बाद उन्होंने क्या किया, औरंगज़ेब ने दक्कन के शासकों के खिलाफ सेना फिर से भेज दी। अब जब सेना भेजी तो 1685 में बीजापुर और 1687 में यानी 2 साल के बाद गोलकंडा को मुग़लों ने अपने राज्य में कर लिया। अब 1698 में औरंगज़ेब ने दक्कन में मराठों, जो कि उस समय ऐसा माना जाता था कि छापामार पद्धति का उपयोग करते, उनके खिलाफ भी अभियान शुरू कर दिया। अब औरंगज़ेब ने यहीं पे फिर वो रुके नहीं, उन्होंने सिखों के खिलाफ, जाटों के खिलाफ, सतनामियों के खिलाफ और अहोमों, अब अहोम हम पहले भी पढ़ रहे हैं, अहोम के बारे में हम आगे चैप्टर 7 में डिटेल में करेंगे, तो अभी आपने सिर्फ उनका नाम याद रखना है। और मराठों के खिलाफ भी विद्रोह का सामना करना पड़ा क्योंकि लास्ट में आके सब इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर सब ने उस पर हमला कर दिया। अब उसकी मृत्यु जब हुई तो मृत्यु के पश्चात
ये उत्तराधिकारी के लिए, जैसा कि हम देख ही रहे हैं, मुगलों में हमेशा से झगड़ा चला आया है कि कौन उसके बाद राजा बनेगा। तो इसी तरह का विद्रोह उसके बाद भी शुरू हुआ। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम करेंगे उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं, यानी कि क्या पैटर्न रहा है, क्या सिस्टम रहा है उनके उत्तराधिकारियों का, है ना। अब थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि उत्तराधिकारी जो थे, आप देख ही रहे हैं कि बड़ी शांति से नहीं अगला उत्तराधिकारी चुना गया था, उसके लिए भी झगड़े ही रहे हैं। तो ये सब कैसे रहा है, क्या कुछ हुआ है इसमें, किस तरह से इनकी परंपराएं रही हैं उत्तराधिकार के लिए, वो हम अगले वीडियो पार्ट में करने वाले हैं। तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि चैप्टर की एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो वंस अगेन, एक बार फिर से देख लीजिए और छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स बना दीजिए, सो दैट जब हम अगला वीडियो पार्ट करेंगे तो आपको पिछला पार्ट एकदम से क्लियर हो। जब मैं अगला पार्ट कराऊँ तो पिछला पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो चलिए कल एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।